आपका बच्चा विद्यार्थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और कल्पद्रुम विज्ञान सिस्टम परिचय भाग 1 अंतःकरण विज्ञानी ललित। आज हम देखेंगे कि भारत सरकार शिक्षण विभाग ने जो नई शिक्षा नीति दी है वह और विद्यार्थी आपका बच्चा उसको कल्पद्रुम विज्ञान सिस्टम जो हमारा संशोधन है वह कैसे मददरूप हो सकता है, वह हम आज परिचय देखेंगे भाग 1। यह जो विज्ञान सिस्टम है वह माता पिता को, शिक्षकों को, प्रिंसिपल को, जो शिक्षण से जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थियों के हितेच्छु है, उन सभी लोगों के लिए है और हेतु है कि वह इसको जाने और ज़रूरत पड़ने पर इस विज्ञान सिस्टम का उपयोग करें, बच्चों को, विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित करें। मानव जात की ज़रूरत से पहले मानव जात की ज़रूरत से पहले ही कुदरत उसका हल निकाल देती है। 2, समस्या आने से पहले प्रकृति देती है समाधान। जैसे कि कुदरत का करिश्मा यह है कि जब भी कोई रोग होता है उससे पहले उसकी औषधि कुदरत निर्माण कर देती है, लेकिन हम पहचान सकते हैं। यदि हम पहचान सकें, उनको ढूंढें, लागू करें तो हमें फ़ायदा होता है। वैसे जो भी समस्याएं आती है या विकास की जब बात आती है, विकास का तबक्का आगे बढ़ता है, तब जाकर कोई ना कोई परिवर्तन आता है। तो नई शिक्षा नीति इसके अनुसार ही है कि बच्चों का, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कैसे हो। 3, कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली समग्र विश्व के हित के लिए विश्व का पहला विशुद्ध रूप से भारतीय वैज्ञानिक आविष्कार है जो मानव जीवन, अस्तित्व और कर्म से संबंधित 10 विज्ञानों को जोड़ती है। यह प्रणाली है। सिस्टम का अर्थ है कि सिस्टम स्वयंभू काम करती है। सिस्टम में जुड़ने से व्यक्ति को उसका फायदा मिलता है। बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना नहीं पड़ता है। सहज रूप से जो हमारा हेतु होता है वह हम साकार कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो शिक्षण नीति है उसका परिचय जो दिया है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर है, उसमें से हमने स्क्रीनशॉट लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिचय। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। तो इसमें जो बात आएगी उसमें से कुछ शब्द हम लेंगे
और उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कल्पद्रुम विज्ञान उसमें कैसे मददरूप होता है। कल्पद्रुम विज्ञान सिस्टम, जो सिस्टम का नाम दिया गया है कल्पद्रुम, वह कैसे मददरूप होती है। तो गुणवत्ता युक्त शिक्षण के लिए कुछ विज्ञान है कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली में शामिल 10 विज्ञान जो गुणवत्ता युक्त शिक्षण को मददरूप होता है। मनोविज्ञान, बौद्धिक विज्ञान, भावनात्मक विज्ञान, ब्रह्मांडीय विज्ञान, सांस्कृतिक विज्ञान, क्वांटम विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, सर्वांगी जीवन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और योग विज्ञान। योग में 4 ब्रांचेस ऑफ योग आता है जो विज्ञान की दृष्टि से इसमें लिया गया है। द पाथ ऑफ इंटेलेक्ट, द पाथ ऑफ विजडम, द पाथ ऑफ इमोशन कल्चर एंड द पाथ ऑफ विल पावर, ये एक योग विज्ञान का भाग है। ऐसे ये जो 10 विज्ञान है वो कोई ना कोई रीत से इस सिस्टम में इंटीग्रेट किए गए हैं, जो बच्चों को, विद्यार्थियों को जो उसमें कमी है या कमी नहीं है लेकिन आगे बढ़ना है तो उसको ये मददरूप होते हैं। वैज्ञानिक प्रगति। कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार है जो सनातन भारतीय ज्ञान विज्ञान प्रणाली के आधार पर वर्तमान युग में जरूरी सर्वांगी जीवन विज्ञान प्रदान करता है। राइट, यानी मॉडर्न युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, स्पीड भी इतनी चाहिए, स्वस्थता भी इतनी चाहिए और सभी बच्चे डेवलप्ड है, मतलब अंदर से बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो उसको वह प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि जहाँ से वे आगे बढ़ सके, उनकी शक्तियाँ बाहर आए और जो उसका लक्ष्य है वह वो प्राप्त कर सके और साथ में सर्वांगी जीवन उसको मिले, सफल, सुखी, आनंदमय। वैश्विक राष्ट्रीय एकता, ग्लोबल नेशनल यूनिटी, द साइंटिफिक थियरी ऑफ यूनिवर्सल यूनिटी इसमें इंटीग्रेट की गई है। वैश्विक एकता का वैज्ञानिक सिद्धांत, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी में ये जो राष्ट्रीय एकता की बात है, तो बच्चों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर एक केंद्र बिंदु से उसको एक दृष्टि प्राप्त होती है विज्ञान से, जिससे यूनिटी विकसित होती है, गाढ़ बनती है, विविधता में एकता स्थापित हो सकती है। तो वह भी इसमें सम्मिलित है, वैश्विक एकता का वैज्ञानिक सिद्धांत। कल्चरल कन्वर्जेशन, सांस्कृतिक संरक्षण। कल्पद्रुम विज्ञान का एक विज्ञान है सांस्कृतिक विज्ञान। इस विज्ञान के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और संरक्षण होता है। सांस्कृतिक मूल्यों को रोजमर्रा के जीवन में लागू किया जा सकता है। कंजर्वेशन, कल्चरल कंजर्वेशन, राइट। So Kalpadrum science has one science, cultural science. Cultural values is protected and preserved through this science. Cultural values are applied in everyday life. इसमें यह विज्ञान भी सम्मिलित किया गया है, सांस्कृतिक विज्ञान, जो 10 में से एक विज्ञान है। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य SDG 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टारगेट और लक्ष्य SDG प्राप्त किए जा सके। तो ऐसा जो लक्ष्यांक है, वह लक्ष्यांक अचीव करने के लिए हमें ऐसे विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को ऐसी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। जो स्कूल में तो पढ़ते हैं, शिक्षक भी पढ़ाते हैं, पेरेंट्स ध्यान भी रखते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे सिस्टम की उसको ज़रूरत पड़ती है एडिशनल, जिससे वो उसको बूस्ट मिले,
और आगे बढ़े, सर्वांगी बने। तो भारत का जो लक्ष्य है, सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। तो इसमें आया संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। तो यह कल्पद्रुम विज्ञान इसके लिए है। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी, और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की ज़रूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हैं हो। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे, और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की ज़रूरत होगी। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। अभी इसमें नॉलेज की बात आई, ज्ञान। तो कल्पद्रुम विज्ञान में अंतःकरण विज्ञान शामिल है। ज्ञान को ग्रहण करने और उस ज्ञान को फिर से जागरूक करने के लिए व्यक्तिगत अंतःकरण मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें व्यक्ति को, यानी विद्यार्थियों को, बच्चों को अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की सिस्टम और प्रोसेस को जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि वह ज्ञान को आत्मसात करने, ज्ञान को फिर से जागरूक करने के लिए और ज्ञान को बनाए रखने में सहायक हो सके। पहले तो ज्ञान ग्रास्प होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए वर्तमान में चित्त होना जरूरी है, चित्त शुद्ध होना जरूरी है। तो फिजिकल बॉडी, शरीर से विद्यार्थी बैठा है, वहाँ पे है, तो लेकिन उसका चित्त वहाँ होना बहुत ही जरूरी है, चित्त शुद्ध होना जरूरी है। तो ये जो सिस्टम है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसका ज्ञान भी विद्यार्थी को, स्वयं को, बच्चे को होना चाहिए, जिससे वो अपना अंतःकरण मैनेज कर सके और अच्छे से उसको मैनेज करके वो उसको समझ तो है, लेकिन उसके पास यह सिस्टम का ज्ञान नहीं है। तो जब वो अपने ही अंतःकरण को जान जाएगा तब वह कंट्रोल कर पाएगा। ज्ञान को आत्मसात जो उसको करना है, उससे पहले बच्चों को अंतःकरण की सिस्टम और प्रोसेस को समझना होगा। उसके लिए उसको सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज बाह्यकरण और अंतःकरण जुड़े हुए हैं। बाह्यकरण की असर अंतःकरण में पड़ती है पंच विषय के द्वारा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये कल्पद्रुम सिस्टम नाम जो दिया गया है, वह सिस्टम हकीकत सिस्टम है। सिस्टम में ही वो ये कर सकता है। सिर्फ ज्ञान ले लिया कि ये करना है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म चाहिए जो उसको वातावरण अच्छा दे, और जब तक वो पढ़ता है तब तक उसको ये सिस्टम मिले तो उसकी रक्षा भी होगी अंतःकरण की, और उसको अच्छा फीडिंग भी होगा, और जो पढ़ना चाहता है, उसका जो भी शक्तियाँ बाहर लाना चाहता है, कला, कौशल्य, उसके ऊपर वो फोकस कर सकता है। तो ये ज्ञान को आत्मसात करना, और वही ज्ञान जो आत्मसात किया है उसको समय आने पर वो ज्ञान बाहर आना, पुनः जागरूक करना, वह शक्ति, वह ज्ञान काम का है। जब उसको अप्लाई करना होता है तब वो हाजिर होना चाहिए,
तो यह एक कल्पद्रुम विज्ञान सिस्टम उसमें मददरूप होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंतःकरण का ठीक से प्रबंधन न करना और आत्म चेतना की शक्ति का जागरूक न कर पाना सीमित बुद्धि का कारण होता है। कल्पद्रुम विज्ञान में व्यक्तिगत अंतःकरण मैनेजमेंट का विज्ञान शामिल है। वास्तविक बुद्धि कई कृत्रिम बुद्धि को जन्म दे सकती है, लेकिन कृत्रिम बुद्धि वास्तविक बुद्धि को जन्म नहीं दे सकती। राइट? Real intelligence can give birth to many artificial intelligences, but artificial intelligence does not have the power to give birth to real intelligence. ये इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो मनुष्य की देन है और उससे भी ज़्यादा हमारे चित्त का पावर है, आत्मा का पावर है, जो विभू है, जो अप्रकट वस्तु को प्रकट करने की शक्ति रखता है। पूरे ब्रह्मांड में जो भी अप्रकट वस्तु है, जो अभी हमने जानी ही नहीं है, उसको प्रकट करने की शक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं है। वो रियल इंटेलिजेंस जिसको प्रज्ञा शक्ति बोलते हैं, जो आत्मा का सीधा प्रकाश है, जो चैतन्य का सीधा सपोर्ट है, वह उसे यदि उसकी शक्ति यदि पहचान ली जाए, उसका उपयोग किया जाए, तो वो कई सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन्म दे सकती है। तो बच्चों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर यह पावर है, लेकिन उसको जनरेट करने की कोई सिस्टम न होने के कारण वो आगामी जो संशोधन होने चाहिए, इनोवेशन, इन्वेंशन, उसमें हम पीछे रह जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, उससे आगे भी बहुत सारा होगा, लेकिन अप्रकट है। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अप्रकट थी, अभी प्रकट होने से पता चला कि ऐसा होता है। वैसे कई सारे अनगिनत रहस्य इस ब्रह्मांड में है। दूसरे ग्रहों पर भी ऐसा है। ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है, तो कुछ ना कुछ इनोवेशन, इन्वेंशन, आविष्कार होते हैं, वो मानव मस्तिष्क में आते हैं। तो वो जो कनेक्शन होता है ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ, वो आत्मा का, चैतन्य का, चित्त का होता है। उसका पावर यदि बाहर विकसित किया जाए तो बहुत सारा ऐसा संशोधन, आविष्कार वगैरह हो सकता है। रोजगार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे जो कुछ सिखाया जा रहा है उसे सीखें ही, और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें, सतत कंटिन्यूअस लर्निंग। इसलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की जरूरत है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों को देख पाएं, कुछ नया सोच पाएं और नई जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पाएं। जरूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही रुचिपूर्ण हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे। इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाए। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। इसमें जो बात आई सीखने की कला का विकास, तो कला की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सबसे पहले कल्पना के रूप में मन में विचार आता है और फिर कला को प्रदर्शित करने का निर्णय बुद्धि लेती है।
और व्यक्ति कला प्रस्तुत करता है। 3 स्टेप आए, मन का, बुद्धि का और अहंकार का, सकारात्मक अहंकार का। और इसमें चित्त का पावर, चित्त कितना शुद्ध है। तो मन में जो थॉट्स आते हैं कला के, तो दब जाते हैं कभी कभी। बिना काम के विचार के बीच में एक काम का विचार आएगा तो कैच नहीं कर पाएगा बच्चा और वो चला जाएगा। तो ये सारी जो सिस्टम बहुत ही फास्ट काम करती है। तो कला या कौशल्य अंदर छिपा हुआ है, लेकिन नेगेटिव वे पे जब एनर्जी चली जाती है, बिना काम के विचार आते हैं, इसका कारण बाहर का फीडिंग है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इससे अंतःकरण कलुषित होता है, चित्त अशुद्ध होता है, बुद्धि अविवेकी होती है, अहंकार नकारात्मक हो जाता है। तभी कला की जो उत्पत्ति जो थी अंदर तो पड़ा था, लेकिन बाहर नहीं आया। तो इन सब में चित्त का शुद्ध होना, चित्त वर्तमान में रहना और आत्मबल का होना भी आवश्यक है। कल्पद्रुम विज्ञान में अंतःकरण विज्ञान शामिल है, जिनमें से अंतःकरण मैनेजमेंट के माध्यम से कला को बाहर लाया और विकसित किया जा सकता है। तो सीखने की कला का विकास भी होता है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान। समस्या का समाधान करने से पहले समस्या को पहचानने की शक्ति का विकास करना आवश्यक है। कभी कभी समस्या है वही पता नहीं होता है, जब बहुत नुकसान हो जाता है तब पता चलता है कि समस्या थी, राइट। या समस्या का पता चल जाता है तो देर हो जाती है और उसका कारण ही नहीं मिलता है। तो समस्या का समाधान करने से पहले समस्या को पहचानने की शक्ति का विकास करना आवश्यक है। समस्या को पहचानने के लिए वर्तमान में चित्त होना जरूरी है। कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली में ड्रीम स्लीप योग निद्रासन इसका वैज्ञानिक उपाय है। यह साइंटिफिक है, योग निद्रा का एडवांस वर्जन है। ड्रीम स्लीप के साथ प्रॉब्लम कैचिंग और न्यू आइडिया जनरेशन, प्रॉब्लम परखने की शक्ति विकसित की जा सकती है। एक ऐसी ड्रीम स्लीप का एक प्रकार है, या तो इसका एक फायदा है कि जिसमें से प्रॉब्लम कैचिंग एंड न्यू आइडिया जनरेशन, प्रॉब्लम कैच करने की शक्ति डेवलप होती है और वो सोल्व करने के लिए नए आइडिया की भी ज़रूरत होती है, वो भी स्फुरित हो सकते हैं। तो ये समस्या का समाधान करने की शक्ति भी बच्चों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर हम विकसित कर सकते हैं इस विज्ञान प्रणाली से। यह मदद रूप होती है। विवेचनात्मक सोच। विवेचनात्मक सोच के लिए दाएं और बाएं मस्तिष्क के एकीकरण की आवश्यकता होती है। कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली में ड्रीम स्लीप योग निद्रासन इसके लिए वैज्ञानिक समाधान है। ड्रीम स्लीप से मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्ध का एकीकरण किया जा सकता है, राइट। तो वो दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक तार्किक है तो दूसरा इमोशन, लागणीशील है, भावनात्मक है। तो ऐसे बहुत सारे, इसका भी हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे कि क्या है। तो इसका बैलेंस होना भी बहुत ही ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, ताकि जीवन में कभी भी कुछ भी कोई परिस्थिति आती है तब ये जो इंटीग्रेशन, एकीकरण होता है वो मैनेज करने में सक्षम हो जाता है। अदरवाइज विद्यार्थी डाउन हो जाते हैं, राइट। तो वो नहीं होने देना है और तार्किक बुद्धि भी डेवलप करनी है, तब जाके विद्यार्थी है पूर्ण रीत से उसका योगदान दे पाएगा अपने अपने फील्ड में। तो ये विवेचनात्मक सोच भी इस विज्ञान प्रणाली से विकसित हो सकती है। क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच। रचनात्मक सोच के लिए व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने की आवश्यकता होती है। कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली में ब्रह्मांडीय विज्ञान इसका वैज्ञानिक उपाय है। ड्रीम स्लीप से रचनात्मक सोच विकसित की जा सकती है, जो ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ती है और नया सृजन करती है। आपको ये, जब हम अभी ये परिचय देख रहे हैं, इसमें से कोई भी आपको प्रश्न हो तो आप कमेंट में अवश्य शेयर कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें शेयर कीजिए। ये सिर्फ बेसिक परिचय है, ये कैसे काम करता है वो सिस्टम अपने आप काम करते, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अंतर संबंधों को समझने की क्षमता।
संबंधों को समझने की शक्ति विकसित करने के लिए अंतःकरण को केंद्रित करने की आवश्यकता है। कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली जो 10 विज्ञानों का एकीकरण है, इंटीग्रेशन है, वह अन्य विषयों के बीच आंतर संबंधों को समझने की छात्रों की क्षमता विकसित कर सकती है। कल्पद्रुम विज्ञान स्वयं ही, हमने जो कॉन्सेप्ट डायग्राम देखा था 10 विज्ञान का समन्वय, वो स्वयंभू सिस्टम ही विद्यार्थियों को पहली दृष्टि से तो प्रेरित करेगी कि सर्वांगी किसको बोलते हैं, होलिस्टिक किसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड किसको बोलते हैं, कौन सी बहुत कम खामी है जो मुझे बस वो खामी में दूर कर दूंगा लिमिट, तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। तो ये हर एक, जैसे हमारा थंब इम्प्रेशन भिन्न है, यूनिक है, तो हर एक का प्रकृति भिन्न भिन्न है। तो ये सिस्टम ऐसी है कि जो उसको कमी है या ज़रूरत है वही वो उसमें से ले लेगा बच्चा, विद्यार्थी, और वो सर्वांगी बनेगा। सभी को एक समान ज़रूरत नहीं होती है, तो जिसका जितना विकास, वहाँ से वो एक स्टेप कदम आगे ही बढ़ता रहेगा, और जो कमियां हैं वो कैच करेगा स्वयंभू, और उसको पता चलेगा कि ये मैं, यदि कोई व्यक्ति स्वयं का अंतःकरण ही ऑब्जर्व कर सकता है तो वही तो कारण है। सभी योजनाएं अंतःकरण में तो बनती है। सफलता का आधार अंतःकरण है, स्वास्थ्य का आधार अंतःकरण है। तो बच्चों को ही स्वयं पता चलेगा कि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो मुझे भी होलिस्टिक बनना है, इंटीग्रेटेड बनना है, वो मुझ में क्या कमी है वो मुझे देखकर मुझे वो सुधार कर आगे बढ़ना है। तो ये स्वयंभू सिस्टम ही आंतर संबंधों को समझने की क्षमता प्रदान करती है, वैसे वो अपने बाहरी जीवन में लागू करेगा। द पावर टू थिंक ऑफ समथिंग न्यू, कुछ नया सोचने की शक्ति। कुछ नया सोचने की शक्ति विकसित करने के लिए अध्यात्म विज्ञान आवश्यक है, जिसमें विद्यार्थी अपने ही विचारों का ज्ञाता दृष्टा बन सकता है। कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली में माई टू आई, हु एम आई, विज्ञान इसका वैज्ञानिक समाधान है। मैं दो हूं, उसमें से मैं कौन हूं, यानी उसकी मूल चैतन्य शक्ति जो अनलिमिटेड है, जो परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनशील है, तो वो जान पाएगा कि वास्तव में मैं कौन हूं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को वो कंट्रोल में रखेगा, मैनेज कर पाएगा, जो सफलता का मूल कारण है, आधार है। तो अध्यात्म विज्ञान आवश्यक है, आत्मज्ञान, स्वयं का चैतन्य का ज्ञान, स्वयं का मूलभूत पावर जो कभी मरता नहीं है, जो कभी डिम नहीं होता है, जो अप्रकट वस्तु को प्रकट करने की क्षमता रखता है, विभू है, व्याप्त है। तो इतना सारा गुण, जो पावर है उसके भीतर, तो माई टू आई, हु एम आई, तो स्वयं ही अपना गुरु ज्ञानी अंदर से भीतर प्रज्ञा शक्ति उत्पन्न होगी, जो लाइट का काम करेगी, पथदर्शक बनेगी प्रज्ञा शक्ति उनके भीतर ही, स्वयं का आत्म चैतन्य। तो वो प्रकाशित जब होगा तो स्वयं को कहीं पे भी वो जाएगा, वो प्रज्ञा शक्ति हाजिर हो जाएगी। उसको लाइट, मतलब जब हम घने जंगल में जाते हैं तो एक टॉर्च होती है हमारे पास, जो हम करते तो हमें रास्ता आगे 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 दिखता है। वैसी ही प्रज्ञा शक्ति उस बच्चों के भीतर है, लेकिन वो विकसित नहीं हुई है, बाहर नहीं आई हुई है। तो कुछ नया सोचने की शक्ति अध्यात्म विज्ञान से आती है, जब वो सेपरेशन कर पाता है, उसके ऊपर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हावी नहीं हो जाती है, एकदम प्रफुल्लित आनंदमय रहता है। तो इसके बीच में कुछ नया सोचने की शक्ति उसकी बाहर आती है, अंदर भीतर पड़ी हुई। तो यह अध्यात्म विज्ञान से ही संभव है, इसलिए अध्यात्म मूल है। तब जाके वो रिलेटिवली जो आगे बढ़ना है, विकास करना है, उसमें अच्छी तरह से सर्वांगी रीत से विकास कर पाएगा। माई टू आई, हु एम आई, विज्ञान के माध्यम से छात्र अपने अंतःकरण की पहचान कर सकते हैं, मन को नियंत्रित कर सकते हैं और नई सोच विकसित कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल, लेकिन उसके पास दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है भीतर का। यहाँ पे जो भी बात हो रही है भीतर की हो रही है, अंतःकरण की बात हो रही है, जो कल्पद्रुम का एक भाग है, सिस्टम का एक भाग है, जहाँ योजना बनती है, जहाँ आयोजन होता है,
तो ये जो सारी चीज़ है, कुछ नया सोचने की शक्ति, उसमें भी यह सिस्टम उसको मदद रूप होती है। इंस्पायर द रिसर्च, शोध प्रेरित। विज्ञान की कल्पद्रुम प्रणाली विश्व का पहला आविष्कार है, जिसका आविष्कार भारत में ही भारत की सनातन ज्ञान विज्ञान प्रणाली पर आधारित है। शाश्वत यानी इटरनल तत्व जिसको बोलते हैं। तो दूसरों का परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो इटरनल एलिमेंट्स है उसका और मूलभूत जो ज्ञान है, सिद्धांत है, उसका परिवर्तन कभी नहीं होता है। उसके ऊपर यह प्रणाली आधारित है, जिससे अनेक वैज्ञानिक पैदा हो सकते हैं। उसके भीतर रहा शक्ति अनेक वैज्ञानिक पैदा कर सकती है सिस्टम, क्योंकि यह एक विज्ञान प्रणाली है जो मूल कारणों को बदल देती है। रूट कोज ट्रांसफॉर्मेशन। माई टू आई हुए माई विज्ञान के माध्यम से कोई छात्र अपने अंतःकरण की पहचान कर सकता है और शोध संशोधन आविष्कार के लिए अपने अंतःकरण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। क्रांतिकारी नई शोध संशोधन आविष्कार का कर्ता बन सकता है, क्योंकि यह वैज्ञानिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो मूल कारण परिवर्तन करने में सक्षम है, 100% सक्षम है। राइट। इसमें अंतःकरण का जो विज्ञान है, जो भी सिद्धांत जुड़े गए हैं, उसका बच्चों को यदि उपयोग करना आ गया तो अपना जो रूट कोज है अंतःकरण का, वही वो चेंज कर देगा। तो बाह्यकरण तो इफेक्ट है, तो मूल कारण भीतर ही है, बच्चों के भीतर है, विद्यार्थियों के भीतर ही है, लेकिन उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, या कम मिल रही है, या एग्जैक्ट नहीं मिल रही है। तो यह विज्ञान प्रणाली उसको इसमें भी मदद रूप होती है। किसी को संशोधक बनना है, आविष्कार करना है, तो पहले तो अंतःकरण ही उसको मदद रूप करेगा, मदद होगा। जितने भी वैज्ञानिक है उन्होंने सालों तक उसका अंतःकरण फोकस्ड किया होता है, तब जाके कोई आविष्कार होता है। कुछ कम समय में भी कर देते हैं, तब समझना है वो ऑलरेडी डेवलप था उसका अंतःकरण। राइट। तो ये सारी चीज़ शोध प्रेरित जो होती है, वो बच्चों के भीतर शक्ति तो है, लेकिन अंतःकरण की वजह से, उसको मैनेज न करने की वजह से वो बाहर नहीं आती है। तो ऐसी शक्तियाँ भी, शोध प्रेरित शक्तियाँ भी इस कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली से विकसित कर सकते हैं। एक्सपेरिएंशियल एंड एक्सप्लोरेशन बेस्ड, प्रयोगशील और अन्वेषण आधारित। प्रयोगशील और अन्वेषण आधारित। एक प्रयोगकर्ता बनने के लिए एक छात्र को सबसे पहले अपने आंतरिक स्कूल ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी अंतःकरण की पहचान करनी चाहिए। देखिए, हमारा शरीर भी एक प्रयोगशाला है। राइट। तो बाहर के जो भी प्रयोग आते हैं वो तो बाद में आते हैं, लेकिन भीतर भी प्रयोग चल रहा है। तो आंतरिक स्कूल मतलब खुद का स्वयं का अंतःकरण को वो एक प्रयोगशाला की तरह देखे। उसमें पहले प्रयोग होंगे, बाद में बाहर आएंगे। तो एक प्रयोगकर्ता स्वयं को भी बनना है, बच्चों को, विद्यार्थियों को, और बाहर तब जाके वो अपना योगदान दे सकता है बहुत ही अच्छी तरह। कोई भी घटना पहले छात्र की अंतःकरण में बनती है, यानी कि व्यक्ति के अंतःकरण में बनती है, और फिर वह प्रभाव में आती है। 5 विषय के आहार का प्रभाव विद्यार्थियों के अंतःकरण पर पड़ता है। जैसे कि न्यूटन नाम का बच्चा था, एप्पल जब गिरा तो उन्होंने सोचा कि ऊपर ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा। राइट। तो वो बाद में उसको सोचा तो एक गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत हमें मिला। इसे सभी कोई भी शोध होती है तो उसका प्रयोग भी होता है बाद में, लेकिन भीतर पहले प्रयोग होता है, जिज्ञासा होती है, प्रश्न उठते हैं, वो भीतर ही उठते हैं, भीतर ही तर्क चलता रहता है। तो ऐसी कोई भी घटना पहले छात्र की अंतःकरण में बनती है और फिर वह प्रभाव में आती है। 5 विषय यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, उसका प्रभाव विद्यार्थियों के अंतःकरण पर पड़ता है। यह विज्ञान इसलिए हमने विकसित की है कि ये इसका सॉल्यूशन मेरे ख्याल से तो है नहीं अभी कोई, कि जो ये 10 विज्ञान को इंटीग्रेट किया हो, या फर्स्ट सिस्टम है। तो विद्यार्थी तो अच्छा है, लेकिन उसको सराउंडिंग वातावरण जो मिलना चाहिए, एक भी चूक बहुत भारी नुकसान पहुंचा देती है। तो यह सिस्टम में सम्मिलित होने से ये सिस्टम ऐसा करती है कि उसका जो अंतःकरण है वो मलिन न हो, ऐसी
उसको एक सिस्टम प्रदान करती है जिससे विद्यार्थी की रक्षा होती है अंतःकरण की। और यदि रक्षा एक बार रक्षा हो गई तो अपने भीतर तो शक्ति है, लेकिन अभी अंतःकरण की रक्षा न होने से बाहर से जो पंच विषय है उसका कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जो रोका जा सके। तो इस सिस्टम में ऐसा प्रयास किया गया है कि वो बच जाए, बच्चा विद्यार्थी बुरी वस्तु से बच जाए और उसका विद्यार्थी काल है उस काल में अंतःकरण शुद्ध रहे। यही अवस्था में वो कुछ भी शोध कर सकता है, अच्छा अभ्यास कर सकता है और भविष्य का जो फाउंडेशन है वो अभी वो स्थापित कर सकता है। तो कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली में सामाजिक और सांस्कृतिक विज्ञान विद्यार्थियों के 5 विषयों के आहार को शुद्ध रखने में मदद करती है ताकि अन्वेषण की शक्ति बाहर आ सके। राइट, वो खुलकर बाद में पता चल जाता है व्यक्ति को, जब स्वयं की शक्ति, स्वयं को जब ऑब्जर्व करने लगता है भीतर, तो स्वयं ही बहुत ही खुश हो जाता है, उत्साहित हो जाता है और रजू करने की शक्ति भी उत्पन्न होती है, अन्वेषण की शक्ति भी बाहर आती है। तो ये सारा कार्य कल्पद्रुम विज्ञान से हो सकता है। बी इंटरेस्टिंग, रुचि या आनंददायक हो। जब भी बच्चा विद्यार्थी पढ़ता है तो वो आनंददायक होना चाहिए, उसके मन में आनंद, चित्त प्रफुल्लित होना चाहिए, तब जाके शिक्षक को भी अच्छा लगेगा, वातावरण पूरा सकारात्मक बना रहेगा। तो रुचि या आनंद भीतर से आता है। यदि भीतर आनंद है तो विद्यार्थी पढ़ाई करते हुए भी खुश रह सकता है, तो पूरा माहौल ही सकारात्मक हो जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, आसानी से वो पढ़ेंगे। रुचि का संबंध मन से है और आनंद का संबंध आत्मचेतना से है। ड्रीम स्लीप का अभ्यास करने से अभ्यास के दौरान आनंद बढ़ सकता है, बिकॉज अंदर का जो कचरा है, राइट, हम रोज हमारा स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, ये सब करते हैं, तो बाहर की स्वच्छता तो करते हैं, लेकिन अंतःकरण की स्वच्छता का उपाय क्या है? तो इस सिस्टम में, इस विज्ञान से वो अंतःकरण का साफ करना, कचरा, उसको बैलेंस में रखना, राइट। जैसे हर रोज स्नान करना पड़ता है तो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध हर रोज जाते हैं, उसमें बिना काम के भी चले जाते हैं, तो वो साफ करने के सिस्टम, तो ये सारा इस सिस्टम से होता है। तो प्रत्येक वीक में एक बार स्वच्छ हो गया चित्त, अंतःकरण, तो फिर से वो फ्रेश होकर वो दूसरा वीक आएगा, तो ऐसे उसकी भी स्वच्छता करनी पड़ेगी, राइट, अंतःकरण की। इंक्लूजन ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज, संस्कृति और मूल्यों का समावेश। कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली में शामिल है सांस्कृतिक और मूल्य। 4 योग विज्ञान और भारतीय सांस्कृतिक विज्ञान शामिल है। कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, भावनात्मक संस्कृति का मार्ग, इच्छा शक्ति का मार्ग, साथ ही सबसे गहन तत्व ज्ञान है, राइट। हमने ये सारे विज्ञान और जो उनके मन में प्रश्न उठते हैं एग्जिस्टेंस के बारे में, अंतःकरण के बारे में, ये सारा जवाब बच्चों को, विद्यार्थी को इस विज्ञान से मिलेगा, तब वो सेटिस्फाइड होंगे और उनका फोकस अभ्यास में लगाएंगे। जब तक इनसिक्योरिटी होती है, जब तक एंड पता नहीं होता है, रूट कोज पता नहीं होता है, तब अंधेरा होता है। इस विज्ञान से उजाला होता है, अंतःकरण प्रकाशित होता है, अविद्या चली जाती है, अज्ञान चला जाता है, विद्यार्थी ज्ञान में बैठ जाता है। तो जो कहा गया है संस्कृत में, सा विद्याया विमुक्तये, जो दुखों से, द्वंद्वों से मुक्ति दे, वही विद्या है। तो नई एजुकेशन जो सिस्टम है, प्रणाली, वो यही कहती है कि हम बाहर का तो पढ़ते हैं, लेकिन भीतर का जो विकास होना चाहिए वह आध्यात्मिक, अंतःकरण का, प्रज्ञा शक्ति का, वह सही विद्या जो होती है वह अध्यात्म विद्या है। तो साथ साथ यदि अध्यात्म विद्या दी जाए तो बच्चा स्वयं ही ज्ञानी बनेगा, स्वयं ही भीतर से प्रज्ञावंत बनेगा, तो दुखों से, द्वंद्वों से मुक्त रहेगा, तब जाके वो अभ्यास में फोकस कर पाएगा, विचलित नहीं होगा, चिंतित नहीं होगा, आनंदमय होगा। तो ये सारी जो चीज़ है, बाबत है, वस्तु है, वो अफेक्ट करती है, असर करती है बच्चों के जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में, जिससे विद्यार्थियों में चरित्र, नैतिकता, तर्क, करुणा और संवेदनशीलता का विकास होता है।
और वह जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सर्वांगीण विकास प्राप्त कर सकता है। कल्पद्रुम साइंस सिस्टम, देयर इज ऑल्सो सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, देयर इज ऑल्सो एन इम्पेरेटिव नीड। समस्या का समाधान भी है कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली और नितांत आवश्यकता भी है। द साइंस एंड साइंस सिस्टम, यह विज्ञान और विज्ञान प्रणाली नियम और शर्तों के अधीन। यह विज्ञान प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों के माता पिता जो प्रणाली शुल्क का भुगतान करने में सक्षम है, वे यूजोम लाइफ साइंस द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क का भुगतान करके अपने बच्चों को इस प्रणाली में शामिल कर सकते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े या आदिवासी बच्चों जिनके माता पिता इस विज्ञान प्रणाली में अपने बच्चों के लिए शुल्क का भुगतान नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम उन्हें इस प्रणाली में एक बच्चे को प्रति एक पेड भुगतान पंजीकरण के साथ मुफ्त में प्रवेश देते हैं। यानी एक बच्चा जिसके पेरेंट्स इसमें सम्मिलित करने के लिए फीस भर सकते हैं, उसके सामने एक बच्चे को हम मुफ्त देते हैं, राइट, ताकि इसमें कोई भेद नहीं है, हर एक बच्चों के पास यह विज्ञान पहुंचना चाहिए। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े आदिवासी बच्चों के लिए जो योगदान देना चाहते हैं, उनसे प्रयोजक के रूप में योगदान दे सकते हैं। योगदान राशि के अनुसार हम उन बच्चों को इस प्रणाली में शामिल करेंगे। CSR, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कोई भी कंपनी आर्थिक रूप से पिछड़े आदिवासी बच्चों को इस सिस्टम में आने के लिए स्पॉन्सरशिप भी दे सकती है। इसके लिए कोई भी कंपनी या व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए एवं राष्ट्रीय और वैश्विक हित हेतु इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस विज्ञान प्रणाली का लाभ उठा सके और अधिक से अधिक पेरेंट्स तक यह वीडियो पहुंचे। अनुरोध है कि इस वीडियो को सभी शिक्षण संस्थानों, सरकार, साथ ही कंपनियों और आर्थिक योगदान दाताओं तक पहुंचाएं जो प्रयोजक बन सकते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए योगदान कर सकते हैं। यह विज्ञान प्रणाली बिना किसी भेदभाव, विविधता में एकता और सर्वांगी विकास के उद्देश्य से भेदभाव के बिना सभी विद्यार्थियों के लाभ के लिए एवं राष्ट्रीय और वैश्विक हित के लिए है। यह हमारा संपर्क है यूजोम लाइफ साइंस। आप हमें इस एड्रेस पर मिल सकते हैं या आप ईमेल कर सकते हैं या हमें फ़ोन कर सकते हैं। यह परिचय भाग 1 था। हमने नई जो शिक्षण प्रणाली थी, शिक्षा नीति में से कुछ अंश लिए हैं। अभी भाग 2 आएगा कुछ ही समय में, उसमें हम आगे बढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि नई एजुकेशन जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो क्या कहना चाहती है और कल्पद्रुम विज्ञान सिस्टम उसमें कैसे मदद कर सकती है, ताकि एज अ पेरेंट्स, माता पिता, आप आपके बच्चों का भविष्य बना सकें, राइट। शिक्षकों, स्कूल, सरकार इसका लाभ उठा सके कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली का। तो यह वीडियो पब्लिश करने का यह हमारा हेतु था। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।